हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है वैक का एथिक्स एंड कल्चर, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता की परिभाषा क्या है तथा इसके महत्व को समझाइए। तो जैसे कि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है एथिक्स एंड कल्चर। एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, तो अगर हम बात करें एथिक्स की तो हमारा ध्यान जाता है नैतिकता की तरफ। एंड नैतिकता क्या होती है? नैतिकता का अर्थ होता है वो सिद्धांत या मूल्य जो कि हमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नैतिकता का जाहिर सा मतलब क्या निकलता है कि हमको ये पता हो, हमको ये बुद्धि हो कि क्या करना हमारे लिए सही होगा, क्या करना गलत होगा। ठीक है, यह एक व्यक्ति या समाज के व्यवहार को निर्देशित करता है, मतलब कि निर्देश देता है कि एक व्यक्ति को समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे उस व्यक्ति को समाज में दूसरे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, यह हमें बताता है कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ पहले लोग बोलते थे कि नैतिक मूल्य सीखो, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य का अर्थ यही है कि हमारे अंदर ये विवेक हो, ये बुद्धि हो कि हम सही व गलत में भेद कर पाएँ। ठीक है, हमें पता हो कि हमें कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, कैसा हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति सही होगा, कैसा व्यवहार गलत होगा। ठीक है, आइए अब नैतिकता का महत्व देखते हैं। तो नैतिकता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। किसी भी व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं वो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, उस व्यक्ति को कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाने में काफ़ी हद तक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पहला है समानता व न्याय। नैतिकता लोगों के बीच समानता तथा न्याय को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में शांति व सहयोग बढ़ता है। अगर समाज में शांति व सहयोग होगा तो व्यक्ति जो है वो अच्छे से जी पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। अब नैतिकता जो है, जब किसी व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य जागृत होते हैं, जब कोई व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने निर्णय व कर्मों के प्रति जिम्मेदारी महसूस होने लग जाती है। एंड जब व्यक्ति अपने निर्णय तथा कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनेगा, मतलब अच्छे से अपने डिसीजन लेगा, अपने निर्णय सोच समझ कर लेगा, अपने कर्मों के प्रति पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा, अपने कार्य, दैनिक कार्य सही समय पर करेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका व्यक्तिगत विकास होगा, मतलब कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो एक तरीके से नैतिकता से व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भी सुधार आता है, व्यक्तिगत विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समाज में सामंजस्य। नैतिकता समाज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, इससे समाज में विश्वास व सामंजस्य बढ़ता है। अब मान लीजिए एक समाज है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं एंड उस समाज में जितने भी लोग हैं वो सारे नैतिक हैं, सभी लोगों को नैतिक मूल्यों की परख है, सभी लोग नैतिकता का पालन कर रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये होगा कि जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, समाज में विश्वास व सामंजस्य बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मानवता की सेवा। नैतिकता मानवता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों का कल्याण होता है। क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक होगा, जिस व्यक्ति के अंदर मोरल वैल्यूज़ होगी, मोरालिटी होगी, वो व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे लोगों की मदद करेगा। एंड जब सभी लोग नैतिकता का पालन करेंगे, जब सभी लोगों के अंदर नैतिक मूल्य होंगे तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, जिससे क्या होगा, मानवता की सेवा होगी तथा समाज का ओवरऑल कल्याण होगा। ठीक है, ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विल बी प्रोमोटेड। ठीक है, इस तरीके से नैतिकता समाज के संरचनात्मक तथा व्यक्तित्वात्मक विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मानवता। ठीक है,
मानवता की पहचान कैसे की जा सकती है? तो मानवता की पहचान विभिन्न लक्षणों व गुणों के माध्यम से की जा सकती है, जो एक व्यक्ति के आचरण व सोच में परिलक्षित होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस व्यक्ति के आचरण से, उस व्यक्ति के बोलचाल से, उस व्यक्ति की सोच से हमको जो लक्षण या गुण महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको मानवता को पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है उसकी सोच कैसी है, उस व्यक्ति का आचरण कैसा है दूसरों के प्रति, ये दर्शाता है कि वो जो व्यक्ति है उसके अंदर मानवता है या नहीं। ठीक है, मानवता एक तरीके से हम बोल सकते हैं सहानुभूति होती है जो लोगों के अंदर होती है दूसरों के प्रति। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि मानवता के लिए दूसरों की मदद करो। ठीक है, मतलब कि हम दूसरे लोगों का दुख समझें तथा उनकी मदद करें, ज़्यादा नहीं तो ये सोच के कि वो व्यक्ति भी मानव है एंड हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे मानव की दुख की घड़ी में सहायता करें। ठीक है, तो ये जो सोच होती है, ये जो थिंकिंग होती है, यही होती है मानवता। ठीक है, आइए अब कुछ पहलू देख लेते हैं मानवता को पहचानने के। पहला है दयालुता व सहानुभूति, मतलब कंपैशन एंड एम्पैथी। अगर आपको दिखाई दे कि कोई व्यक्ति है जो दयालु है, ठीक है, दूसरे के दुख में साझेदार है, दूसरे के दुख में उसको सहानुभूति महसूस होती है, ठीक है, दूसरे लोगों की वो मदद करता है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर मानवता है। ठीक है, ये मानवता का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट आता है समानता व सम्मान। इसका अर्थ है अगर आपको कोई व्यक्ति दिखे जो सबका सम्मान करता है, ठीक है, भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार व समान दृष्टि से देखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी कहा जाएगा कि वो मानवता के गुणों से धनी है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर मानवता के गुण निहित हैं। नेक्स्ट आता है सहानुभूति व सहयोग। इसका अर्थ है दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना। ठीक है, खासकर जब वे कठिन परिस्थिति में हो, यह हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईमानदारी व सत्यनिष्ठा। इसका अर्थ है कि अगर हमें दिखाई दे कि जो व्यक्ति है वो सच्चाई का पालन कर रहा है, नैतिकता का पालन कर रहा है, ठीक है, ईमानदार है, हमेशा सत्य बोलता है, तो भी हम समझ सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसके अंदर मानवता है, क्योंकि ये भी एक गुण होता है मानवता का कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ईमानदारी होती है, सत्यनिष्ठा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दयालुता व उदारता, मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकारों का सम्मान, मतलब दूसरे व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करना, इज्जत करना, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार आदि। मानवता की पहचान तब होती है जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया व आदर का भाव रखता है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें वो है सहानुभूति, करुणा व न्याय के बीच में अंतर समझाइए। तो अगर हम बात करें सहानुभूति की, करुणा की व न्याय की, तो ये जो गुण है ये किसी व्यक्ति को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में और भी ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होते हैं, सहानुभूति, करुणा व न्याय, वो जो व्यक्ति है वो समाज में एक बेहतर प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, एंड ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी तेज़ी से होता है। तो सबसे पहले हम सहानुभूति देखते हैं। सहानुभूति, जिसको इंग्लिश में एम्पैथी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है किसी और की भावनाओं व परिस्थितियों को समझना तथा महसूस करना। ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दुख में है, उस व्यक्ति के दुख को समझें तथा हम उसके दुख को इतनी गहराई से समझें कि हम खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखकर सोचें कि अगर हम उसकी जगह होते तो कितना बुरा लगता, कितना दुख होता हमें। ठीक है, तो एम्पैथी यानी कि सहानुभूति जो है, इसमें क्या करता है व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को जो कि दुख में है उस व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखकर एक बार महसूस करता है। ठीक है, अब इसका अर्थ है किसी और की भावनाओं व परिस्थितियों को समझना, कि कोई व्यक्ति दुख में है तो वो कितनी दुख में है, क्या उस पर गुजर रही होगी। ठीक है, उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझना। सहानुभूति में आप दूसरे व्यक्ति के दर्द या खुशी को अपनी भावनाओं के रूप में महसूस करते हैं कि अगर हम उसके जगह होते तो हमें कैसा लगता। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आपके दोस्त का नुकसान हुआ है तो आप उसकी स्थिति को समझते हुए
खुद भी दुखी हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे कि अगर आपके दोस्त की जगह आपका नुकसान होता पैसों का तो आपको कितना दुख होता। ये सोचकर आप उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति की भावना रखेंगे तथा उसके लिए दुखी होंगे, वह उसकी मदद करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये होती है एम्पैथी। ठीक है, नेक्स्ट आता है करुणा यानी कि कंपैशन। अगर हम बात करें करुणा की, करुणा सहानुभूति से एक कदम आगे जाती है। यह केवल दूसरे के दर्द को महसूस करने तक सीमित नहीं होती। मतलब इसमें हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति के दुख को महसूस नहीं करते, बल्कि इसमें हम उस व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए हम इसमें कुछ कार्य करते हैं, जैसे उसकी मदद करना। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर किसी को आप दुखी देखते हैं तो आप उसे सांत्वना देते हैं या उसकी मदद करते हैं, तो ये करुणा कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपका दोस्त है, उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है एंड सबसे पहले आपको उसके लिए दुख हुआ कि उसको पैसों की ज़रूरत है, उसके बाद आप उसके प्रति करुणा रखेंगे तो आप उसकी मदद करेंगे, जैसे आप उसको कुछ पैसे उधार दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो करुणा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्याय। न्याय का अर्थ होता है सही व गलत के बीच में अंतर करना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हर किसी को समान अवसर व अधिकार देना। यह एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है जो समाज में सामूहिक व व्यक्तिगत स्तर पर समानता तथा संतुलन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए जब किसी को उसके किए गए अपराध के अनुसार सजा दी जाती है तो यह न्याय होता है। ठीक है, ये देखिए संक्षेप में तीनों के बारे में बताया हुआ है इसमें। सहानुभूति मतलब दूसरों के भावनात्मक अनुभव को समझना। करुणा मतलब दूसरों के दर्द में साझेदार बनना तथा उसकी मदद भी करना। न्याय मतलब ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, गलत कार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है नैतिकता के आधार पर एक अच्छे समाज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक नैतिकता पूर्ण समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें हर व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य हो, हर व्यक्ति नैतिकता का पालन करे, हर व्यक्ति के अंदर मानवता हो, तो ऐसे समाज की विशेषता क्या होगी। अब जाहिर सी बात है ऐसा समाज काफ़ी अच्छा समाज होगा। तो आइए एक बार उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है समानता व न्याय। ऐसा जो समाज होता है वो काफ़ी अच्छा समाज होता है तथा ऐसे समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार तथा अवसर मिलते हैं, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे समाज में न्याय प्रणाली निष्पक्ष होती है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं तथा किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उस व्यक्ति को न्याय भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आदर व सम्मान, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसमें हर व्यक्ति की गरिमा व आत्मसम्मान का सम्मान किया जाता है। समाज में भेदभाव, उत्पीड़न या असमानता के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आती है सहानुभूति व करुणा। ऐसा जो समाज होता है इसमें लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति करुणा होती है, सहानुभूति होती है, लोग एक दूसरे के दुख को, समस्याओं को समझते हैं। ठीक है, दूसरे को दुखी देखकर व्यक्ति स्वयं भी दुखी हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईमानदारी व सत्यनिष्ठा। ऐसा जो समाज होता है इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सारे ईमानदार होते हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, तथा सही कार्य करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सामूहिकता होती है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं तथा समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक सहिष्णुता मतलब समाज में विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती है तथा उनके प्रति सहिष्णुता व समझदारी होती है। ठीक है, लोग खुद के धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म की भी इज्जत करते हैं, खुद की संस्कृति के साथ साथ दूसरे की संस्कृति को भी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आत्मनियंत्रण व जिम्मेदारी। समाज के सदस्य अपने आचरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय समाज की भलाई को वो प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है शिक्षा व जागरूकता। अच्छे समाज में शिक्षा को महत्व दिया जाता है जिससे लोग नैतिक मूल्यों व समाज की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हों। तो ऐसा जो समाज होता है इसमें व्यक्ति को शिक्षित बनाने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके अंदर नैतिक मूल्य भी
बढ़ेंगे, ठीक है। उसके जो नैतिक मूल्य हैं वो भी अच्छे होंगे। तो शिक्षा व जागरूकता पर इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि हमको एक नैतिकतापूर्ण समाज के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध, बुद्धि तथा तर्क की भूमिका को समझाइए। तो बोध का मतलब होता है परसेप्शन, बुद्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस एंड तर्क का मतलब होता है रैशनैलिटी, ठीक है। तो ये तीनों ही मानसिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि मन से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है जो कि व्यक्ति के विचार, समझ व निर्णय को निर्मित करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बोध के बारे में देखते हैं। बोध जिसका मतलब होता है परसेप्शन, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके माध्यम से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं तथा इसके ज़रिए ही हम महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। मतलब बोध जो है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, त्वचा, इन सब के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे किसी चीज़ को महसूस करना, देखना, सुनना। यह पहली अवस्था होती है जो कि ज्ञान प्राप्ति का आधार बनती है, ठीक है। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इससे हमको ज्ञान मिलता है, ठीक है। जब हम आँखों से पढ़ते हैं, हम किताब भी तो आँखों से पढ़ते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, हम नई चीज़ें सीख पाते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुद्धि। बुद्धि का संबंध हमारे सोचने की क्षमता से है। यह जानकारी को समझने, विश्लेषण करने तथा इसका उपयोग करने की क्षमता है। बुद्धि हमें बोध से प्राप्त जानकारी को व्याख्यायित करने, सही गलत का निर्णय लेने व नए विचार उत्पन्न करने में मदद करती है, ठीक है। बुद्धि के ज़रिए ही हम नए विचार उत्पन्न कर पाते हैं तथा जो भी हमको जानकारी प्राप्त है उस जानकारी का विश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है, बुद्धि के ज़रिए ही। नेक्स्ट आता है तर्क। तर्क का मतलब है सही व गलत के बीच में अंतर करना, डिफरेंस करना, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। सिद्धांतों व प्रमाणों के आधार पर विचार करना, यह बुद्धि का एक और महत्वपूर्ण आयाम है जिससे हम अपने विचारों को व्यवस्थित तरीके से जोड़कर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तर्क का उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे निर्णय और भी ज़्यादा मजबूत व न्याय संगत बनते हैं, ठीक है। इन तीनों के संयोजन से हम अपनी मानसिकता को स्पष्ट व सटीक बना सकते हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सही निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है संघर्ष समाधान यानी कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो अगर हम बात करें संघर्ष समाधान यानी कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, तो इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है किसी भी तरीके के संघर्ष को शांति व सहयोग से सुलझा देना, क्योंकि ये मानते हैं कि शांति से हम कोई भी संकट टाल सकते हैं, कोई भी लड़ाई टाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी संघर्ष को शांति व सहयोग से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग तरीके व सिद्धांत अपनाए जाते हैं जिनसे लोगों के बीच में मतभेदों को समझा जा सके व उसको हल किया जा सके। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख संघर्ष समाधान सिद्धांत। पहला है सहयोग यानी कोलैबोरेशन, ठीक है। ये सिद्धांत मानता है कि दोनों पक्षों को मिलकर संघर्ष का समाधान ढूंढना चाहिए कि जो संघर्ष हो गया क्यों होगा, इसका क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, ताकि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसका उद्देश्य है दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करना, ठीक है, तथा एक ऐसा समाधान प्राप्त करना जिसमें सभी को लाभ हो, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर दो सहकर्मी किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग है, तो वे एक बैठक में अपने विचारों को साझा करके एक साझा योजना तैयार कर सकते हैं जो कि दोनों को स्वीकार्य हो, दोनों को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज़। ये सिद्धांत मानता है कि दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा तभी समाधान निकलेगा। अगर दो लोगों के बीच में किसी बात पर लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट हो गए, तो दोनों को कोई ना कोई चीज़ त्याग करनी ही होगी, ठीक है, तभी समाधान निकलेगा। यह एक मध्य मार्ग होता है जहाँ दोनों पक्षों के हितों का थोड़ा सा समझौता किया जाता है कि किसी का नुकसान ना हो, दोनों का हित हो। यदि दो लोग एक ही साधन का उपयोग करना चाहते हैं तो वे तय कर सकते हैं वे इसे कुछ समय के लिए साझा करेंगे ताकि दोनों का फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी। ये सिद्धांत तब काम आता है जब एक बाहरी अधिकरण जैसे सुपरवाइजर, न्यायाधीश या निर्णायक किसी संघर्ष को सुलझाता है।
इसमें एक पक्ष की ओर से निर्णय लिया जाता है तथा अन्य पक्ष को उसे मानना ही होता है। यह अधिकतर तब अपनाया जाता है जो दो पक्षों में समझौता संभव ना हो। मान लीजिए दो पक्ष हैं, उनके बीच में समझौता हो ही नहीं पा रहा है, तो किसकी मदद ली जाएगी? बाहरी प्राधिकरण की मदद ली जाएगी, अथॉरिटी की मदद ली जाएगी, यानी कि न्यायालय की मदद ली जाएगी, कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर जाकर इस कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिहार यानी कि अवॉइडेंस। इस सिद्धांत में संघर्ष से बचने का प्रयास किया जाता है। जब संघर्ष बहुत जटिल या नुकसानदेह हो तो पक्ष इसे नज़रअंदाज करके टालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हालांकि यह समाधान स्थायी नहीं होता क्योंकि समय के साथ संघर्ष फिर से उभर सकता है। ठीक है, जब दो व्यक्तियों के बीच में लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होती तो दोनों इसे टालने की कोशिश करते हैं ताकि संघर्ष ना हो, तो इसी को अवॉइडेंस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सहिष्णुता यानी कि अकमोडेटिंग। तो सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के तहत एक पक्ष अपने हितों या इच्छाओं को दूसरे पक्ष के पक्ष में त्याग देता है ताकि संघर्ष को शांति से हल किया जा सके। ये सिद्धांत तब अपनाया जाता है जब कोई पक्ष दूसरे की इच्छाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा। ये सिद्धांत तब उपयोगी होता है जब दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इसमें एक पक्ष के पक्ष में निर्णय लिया जाता है तथा दूसरा पक्ष हारता है। यह तात्कालिक समाधान प्रदान करता है लेकिन दीर्घकालिक में यह रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है दोनों पक्षों के बीच में तथा दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन करते हैं। ठीक है, जो जीतता है वही उसी की बात मान्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूल्यांकन व संवाद। ये संघर्ष समाधान का एक तरीका है जिसमें पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने व खुले संवाद के माध्यम से समाधान ढूंढने पर बल दिया जाता है। इसमें दोनों पक्षों के विचार व भावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा फिर सामूहिक रूप से समाधान की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दो देशों के बीच में राजनीतिक विवाद को लेकर शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता इत्यादि। ठीक है, संघर्ष समाधान के ये जो सिद्धांत होते हैं इनका उद्देश्य होता है अलग अलग प्रकार के संघर्षों को शांतिपूर्ण व सहायक तरीके से सुलझाना ताकि सभी पक्ष संतुष्ट व समझौते की स्थिति में आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विध्वंसक तथा निर्माणात्मक भावनाओं में अंतर बताइए। मतलब डिस्ट्रक्टिव इमोशन एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन। तो देखिए विध्वंसक तथा निर्माणात्मक भावनाएं क्या होती हैं। विध्वंसक जो कि डिस्ट्रक्शन लेकर आए, ऐसे इमोशन जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बने। ठीक है, जैसे गुस्सा, नफरत एंड ऐसी भावनाएं जो कि कुछ अच्छा करे, ऐसी भावनाओं को निर्माणात्मक भावना यानी कि कंस्ट्रक्टिव इमोशन कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के प्रभाव अलग होते हैं, उद्देश्य अलग होते हैं। दोनों प्रकार की भावनाएं हमारे विचार, कार्य तथा रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आइए सबसे पहले विध्वंसक भावनाएं यानी कि डिस्ट्रक्टिव इमोशन के बारे में देख लेते हैं। विध्वंसक भावनाएं वे होती है जो कि व्यक्ति, उसके रिश्ते या समाज के लिए नकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब विध्वंसक भावनाएं जो है इनका परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। ये जो भावनाएं होती है ये व्यक्ति को हमेशा नुकसान की तरफ ही लेकर जाती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप से हानि पहुंचाती है तथा नकारात्मक तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करती है। लक्ष्य की बात करें तो विध्वंसक भावनाओं का उद्देश्य नष्ट करना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है तथा खुद या दूसरों को पीड़ा देना होता है। ठीक है, विध्वंसक भावनाएं जो है इनका उद्देश्य ये होता है कि दूसरे व्यक्ति को दुख दिया जाए। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को पीड़ा दी जाए एंड इसीलिए विध्वंसक भावनाओं को बुरा माना जाता है। ठीक है, प्रभाव देखिए, ये जो भावनाएं हैं ये मानसिक तनाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जलन, डर, अवसाद आदि के रूप में सामने आती है। यह व्यक्ति की सोच तथा व्यवहार को विकृत कर देती है जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये जो भावनाएं होती हैं जिनको डिस्ट्रक्टिव इमोशन कहा जाता है ये क्या करती है, ये व्यक्ति को विकृत कर देती है, व्यक्ति के व्यवहार को बुरा बना देती है, व्यक्ति के व्यवहार को खराब बना देती है। ठीक है, व्यक्ति की सोच को भी विकृत कर देती है जिससे व्यक्ति अच्छे से निर्णय नहीं ले पाता। तथा इन भावनाओं के उदाहरण देखिए,
तनाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जलन, डर, ये सारी डिस्ट्रक्टिव इमोशन यानी कि विध्वंसक भावनाओं में शामिल है। ठीक है, ये जो सारी भावनाएं हैं ये विध्वंसक भावनाएं होती हैं। उदाहरण देखिए, क्रोध। जब व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो जाता है तो वह किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। घृणा, किसी के प्रति घृणा रखना रिश्तों को नष्ट कर सकता है। ईर्ष्या, किसी और की सफलता से जलना खुद की मानसिक शांति को हानि पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निर्माणात्मक भावना यानी कि कंस्ट्रक्टिव इमोशन। तो कंस्ट्रक्टिव इमोशन यानी कि निर्माणात्मक भावनाएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं। निर्माणात्मक भावनाएं वे होती है जो कि व्यक्ति व समाज के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम उत्पन्न करती है। ठीक है, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक परिणाम होते हैं। ये भावनाएं विकास, शांति, सहयोग व समझ को बढ़ावा देती हैं। ये जो भावनाएं हैं इससे विकास बढ़ता है, शांति बढ़ती है, सहयोग व समझ विकसित होती हैं। अच्छा, अब देखते हैं निर्माणात्मक भावनाओं का लक्ष्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है किसी की मदद करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना तथा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रभाव। ये भावनाएं मानसिक शांति, संतोष, सहानुभूति, प्रेम, करुणा व आत्मविश्वास जैसे सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, ये जो भावनाएं हैं ये हमारे मन में संतोष बढ़ाती हैं, सहानुभूति आदि को विकसित करती हैं। एंड इन भावनाओं के जो प्रकार है वो भी आप मान सकते हैं, शांति, संतोष, सहानुभूति, प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास, ये सारी जो भावनाएं हैं यही निर्माणात्मक भावनाएं होती हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, सहानुभूति दूसरों के दर्द को समझने व उनके साथ खड़ा होने की भावना। प्रेम, अपने परिवार, दोस्तों व समुदायों के प्रति देखभाल की भावना। आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास रखना जो व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये जो भावनाएं हैं ये कौन सी भावनाएं होती हैं, ये होती हैं निर्माणात्मक भावनाएं। ठीक है, आइए अगर अब हम संक्षेप में देखें तो विध्वंसक भावनाएं नकारात्मक होती है, हिंसक होती है तथा खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाने वाली होती हैं, जबकि निर्माणात्मक भावनाएं सकारात्मक होती है, सहायक होती है तथा जीवन में विकास लाने वाली होती है। ठीक है, विध्वंसक भावनाएं व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाती है, जबकि निर्माणात्मक भावनाएं उसको मानसिक शांति, संतुलन व सफलता की ओर लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भावनाओं के नियंत्रण का क्या महत्व है, मतलब कि इमोशनल रेगुलेशन का हमको महत्व बताना है, इम्पोर्टेंस बतानी है तथा इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं का नियंत्रण करना ये भी एक कला होती है जिसको मनुष्य विकसित कर सकता है निरंतर अभ्यास से तथा ज्ञान से। तो आइए जानते हैं, भावनाओं का नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन मानसिक स्वास्थ्य है तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का नियंत्रण कर पाता है उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास और भी तेज़ गति से होता है तथा उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक संतुलित जीवन जीता है, उसके रिश्ते अच्छे होते हैं तथा हर परिस्थिति में वो व्यक्ति उपयुक्त प्रतिक्रिया देने में समर्थ रहता है। हर परिस्थिति में वो व्यक्ति समझदारी से हर निर्णय लेता है। ठीक है, बौखलाता नहीं है। अब भावनाओं के नियंत्रण का महत्व देखिए। पहला है मानसिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति अपने भावनाओं का नियंत्रण रखता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल रहता है, ऐसा व्यक्ति अलग अलग जो भावनाएं हैं जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, इन सब के घेरे में पड़कर अपने मानसिक स्वास्थ्य को खराब नहीं करता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको भावनाओं का नियंत्रण करना आ जाए उसका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, वो हमेशा मानसिक शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अपने भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करके मानसिक शांति को महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक रिश्ते। ऐसे व्यक्ति जो कि भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है उसके रिश्ते अच्छे रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी अनियंत्रित भावनाएं रिश्तों में संघर्ष, मिसअंडरस्टैंडिंग तथा टूटन का कारण बन सकती हैं। कई बार हमारी जो अनियंत्रित भावनाएं होती है जैसे शक करने की भावना, संदेह की भावना, ठीक है, तथा दूसरों को कम समझने की भावना या
अहंकार व गुस्से की भावना। ये जो भावनाएं होती है कई बार क्या होती है, जब ये अनियंत्रित हो जाए तो ये भावनाएं हमारे रिश्तों को बिगाड़ना शुरू कर देती हैं। एंड जो व्यक्ति इन भावनाओं को संतुलित कर लेता है, इन भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है अपनी समझदारी से, अपनी सहानुभूति से, ऐसे व्यक्ति के रिश्ते हमेशा अच्छे रहते हैं तथा समाज में ऐसा व्यक्ति काफ़ी नाम कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निर्णय लेने में सहारा। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता वो व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेता है तथा सोच समझकर कार्य करने में ऐसा व्यक्ति हमेशा असफल रहता है, जिससे उस व्यक्ति का कोई भी कार्य अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो वो अच्छे से निर्णय ले पाता, ना ही वो अच्छे से कोई कार्य कर पाता। तो इसीलिए भावनाओं का नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित जीवन। भावनाओं को जब हम नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे तनावपूर्ण परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाते हैं, हर परिस्थिति से हम बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको भावनाओं का नियंत्रण करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वनियंत्रण व आत्मविकास। यह व्यक्तित्व की ताकत है जो कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, भावनाओं का नियंत्रण जब व्यक्ति को करना आ जाता है तो जो व्यक्ति है उसको सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण करना आ जाता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से की परिस्थिति में खुद को बहुत ज़्यादा गुस्सा होने से रोक पाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो अनियंत्रित भावनाएं हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इन अनियंत्रित भावनाओं को ऐसा व्यक्ति रोक पाता है, दबा पाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनियंत्रण अच्छा होता है तथा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में वो सफलता व संतुष्टि प्राप्त कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भावनाओं का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। पहला है स्वचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को पहचानने व समझने में प्रयास करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि हमारी आखिर भावनाएं क्या है जो कि अनियंत्रित हो गई है, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं है जो कि विकसित हो गई है, वो ईर्ष्या की भावना है या क्रोध की भावना है। ठीक है, अपनी भावनाओं को हम समझने का इसमें प्रयास करते हैं। जब हम ये समझ पाते हैं कि हमें क्या भावना आ गई है, हमारी भावना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति अपना स्वचिंतन करे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, तो वो व्यक्ति अगर महसूस करे कि उसके अंदर गुस्से की भावना बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है एंड गुस्से में सबको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले ये पहचानेगा कि उसकी भावना क्या है। तो उसकी भावना है गुस्से की। अब जब उस व्यक्ति को पता चल गया कि उसकी जो भावना है वो है अनियंत्रित क्रोध, तो वो उस भावना को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो उपाय खोजने का प्रयास करेगा कि कैसे वो अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको अपनी भावनाओं का नियंत्रण करना है तो सबसे पहले हमें स्वचिंतन करना होगा तथा ये पहचानने का प्रयास करना होगा कि आखिर हमारी कौन सी भावना है जो कि हम पर हावी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गहरी सांस लेना। जब भी आपकी वो पर्टिकुलर भावना, चाहे वो क्रोध की भावना हो या ईर्ष्या की भावना हो या कोई भी भावना हो, जब भी आपकी वो भावना बहुत ज़्यादा उग्र हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, आप पर हावी होने लगे, तो आप गहरी सांस ले, डीप ब्रीथिंग करें, ध्यान केंद्रित करें, इससे आपको शांति मिलेगी। ठीक है, इससे शरीर व मस्तिष्क भी शांत होगा। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस तथा ध्यान। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम वर्तमान में रहते हैं तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। ध्यान से मानसिक स्थिति को स्थिर किया जा सकता है, जिससे नकारात्मक भावनाओं पर हम काबू आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो माइंडफुलनेस बहुत ही अच्छा माना जाता है, ध्यान करना, योग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है भावनाओं के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आता है भावनाओं का व्यावहारिक ज्ञान। ठीक है, अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को लिखना, जैसे डायरी में लिखना या कला या संगीत के माध्यम से जब हम दूसरों को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे आपके अंदर क्रोध की भावनाएं बहुत ज़्यादा या फिर ईर्ष्या की भावनाएं, तो अगर आप उसको डायरी पर लिख देंगे या फिर उसको किसी और व्यक्ति के सामने व्यक्त कर देंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी वो भावना कम करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम नकारात्मक सोच तथा भावनाओं से दूर रहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता, इसके स्थान पर यह चुनौती है, मैं इसे पार कर सकता हूँ, अगर हम ये सोचेंगे तो ये ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है, एंड सकारात्मक सोच रखकर भी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमको तनाव नहीं होता, हमको मानसिक
रूप से कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचती। ठीक है, इसलिए सकारात्मक सोच को प्रमोट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि हमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वियोजन यानी कि डिसएंगेजमेंट। कभी कभी एक तनावपूर्ण स्थिति से अलग होना, कुछ समय के लिए स्थिति से बाहर निकलना सबसे अच्छा साधन हो सकता है। इससे हमको शांति मिलती है तथा स्थिति को हम तटस्थ रूप से देख पाते हैं। तो वियोजन का मतलब है कि अगर हमारे आसपास तनावपूर्ण स्थिति है तो मानसिक शांति तथा भावनात्मक संतुलन को प्राप्त करने के लिए हम उस स्थिति से ही दूर हो जाए। ठीक है, अपने आप को हम ऐसे तनावपूर्ण स्थिति से अलग कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है शारीरिक गतिविधि यानी कि शारीरिक व्यायाम करना, दौड़ना, योग, तैराकी। इन सब से ना सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक शांति हमको प्राप्त होती है, जिससे हम भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भावनाओं का नियंत्रण किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक कौशल है जो कि मानसिक, शारीरिक व सामाजिक दृष्टिकोण से उसे स्थिर व संतुलित बनाए रखता है। इसे अभ्यास, जन जागरूकता, आत्म जागरूकता, आत्मनिर्णय के द्वारा हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम निरंतर अभ्यास करें, आत्म जागरूक बने, आत्मनिर्णय की मदद ले तो इससे हम हासिल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्यस्थल, रिश्तों व समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जब हम भावनात्मक नियंत्रण में सफल रहते हैं तो इससे हमारे कार्यस्थल, रिश्ते व समाज भी सकारात्मक रूप से बदलते हैं। ठीक है, इसमें सकारात्मक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए किन उपायों का पालन करना चाहिए। तो व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ मुख्य उपायों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति इन उपायों का पालन नहीं करेगा तो वो भावनात्मक संतुलन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भावनात्मक संतुलन को बनाए रखें तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, आइए देखते हैं। पहला है स्वचिंतन तथा आत्म जागरूकता, मतलब अपनी भावनाओं को पहचानें कि आप किस स्थिति में क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानेंगे तो आप उनको बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है। कोई भी भावना गलत नहीं होती, बस हमको उसको स्वीकार करना है तथा हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो भावना है ये हम पर हावी हो गई है तो हमको इसको नियंत्रित करना होगा। ठीक है, जैसे क्रोध, खुशी, दुख, ये जो भी भावनाएं हैं इनको हमको हावी होने नहीं देना अपने ऊपर, इनको हमें नियंत्रित करने का प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइंडफुलनेस तथा ध्यान। हम वर्तमान में जिए, माइंडफुलनेस करें। ठीक है, हम भविष्य या जो हमारी पास्ट की बातें थी, अतीत की बातें थी, उनको याद करने में अपना समय व्यतीत ना करें, अपना समय अतीत की बातें याद करने में व्यर्थ ना करें। ठीक है, एंड वर्तमान में जिए। इसके लिए हम माइंडफुलनेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इससे हमारी नकारात्मक भावनाएं यानी कि नेगेटिव थॉट्स शांत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक सोच व दृष्टिकोण। हम नकारात्मक विचारों से दूर रहे, हमेशा सकारात्मक सोचें। ठीक है, तथा जो भी हमारे साथ होगा है उसके लिए हम आभार व्यक्त करें। हम अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए आभारी रहे, इससे हमारे मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, आभार प्रकट करना यानी कि ग्रैटिट्यूड शो करना। किसको शो करना ग्रैटिट्यूड? हमारे यूनिवर्स को या भगवान को। ठीक है, तो जब हम आभार व्यक्त करेंगे तो हमको सकारात्मक महसूस होगा एंड हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए एंड हम अपनी भावनाओं को भी तभी नियंत्रित कर पाएंगे जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसके लिए व्यायाम करें, शारीरिक गतिविधियाँ करें, शरीर को फिट रखने की कोशिश करें। ठीक है, तनाव को कम करने व मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। पर्याप्त नींद ले, अच्छी नींद से मानसिक ताजगी मिलेगी जो कि भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगी। नेक्स्ट है सामाजिक समर्थन व रिश्ते। अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताए, आत्मसंवेदनशीलता, भावनात्मक समर्थन इससे हमको मिलता रहेगा। ठीक है, जितना हम अपने परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएंगे उतना हम पॉजिटिव फील करेंगे।
ठीक है, तथा इससे हमें भावनात्मक संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। अपने मन में सहानुभूति की जो भावना है उसको विकसित करें, दूसरों के दर्द को समझे। ठीक है, जब आपको कठिन समय का सामना करना पड़े तो हम दूसरे लोगों से सहानुभूति लेने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के साथ अपना दुख बांटें जो कि हमारे अपने हैं, जो कि हमको समझते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको उनसे सहानुभूति मिलेगी, जिससे हमारा जो दुख है वो थोड़ा कम होगा, मानसिक तनाव कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्वस्थ कार्य व जीवन संतुलन। अपना समय का प्रबंधन करें, टाइम टेबल बनाकर चले। ठीक है, जो भी हमारा काम है उस काम को लगातार करने की बजाय धीरे धीरे करें। ठीक है, कुछ कुछ समय अंतराल के लिए खुद को रेस्ट दे, आराम दे। इससे हमारे ऊपर जो दबाव है वो कम होगा, भावनात्मक असंतुलन कम होगा। ठीक है, आराम व मनोरंजन का समय भी निकालें, क्योंकि जब हम आराम व मनोरंजन को समय देंगे तो हमारा मानसिक तनाव कम होगा, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इन तरीक़ों से हम अपने भावनात्मक विचारों को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम भावनात्मक नियंत्रण को पूर्ण कर सकते हैं, इस तरीके से हम भावनात्मक नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के। ठीक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण, ईमानदारी, प्रतिबद्धता व रचनात्मकता के महत्व को समझाइए। तो अगर हम बात करें आत्मनियंत्रण की, इसका मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण देखते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब होता है अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, कि हम जो भी विचार अपने मन में लाए वो हम सोच समझ कर लाए, कोई गलत विचार हम अपने मन में ना लाए, कोई गलत भावना अपने मन में ना पनपने दे, तथा कोई भी गलत कार्य हम ना करें। तो इस पर जो हमारा नियंत्रण होता है वो ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। ठीक है, कई बार होता है कि व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, वो गलत सोचने लगता है, गलत कार्य करने लगता है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण का गुण होगा तो वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, उसका जो मन है वो उसको रोक लेगा। ऐसा करने से व्यक्ति जो है वो खुद को नियंत्रित कर पाएगा। ठीक है, यह हमें आवेगों से बचने तथा दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर काम करने में मदद करता है। ये हमको मदद करता है कि हम जो हमारे मन में आवेग आ रहा है कुछ काम करने का, कि हमको ये काम करना अभी करना है, इस आवेग को रोकने में ये हमारी मदद करता है, तथा ये हमको याद दिलाता है कि हमारी दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है। हम उन दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करें, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन गोल्स की तरफ हमको आगे बढ़ने में मदद मिलती है जब हम आत्मनियंत्रण के गुण को अपनाते हैं। ठीक है, आत्मनियंत्रण का जो गुण है ये हमको आवेगों से बचने में मदद करता है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, आत्मनियंत्रण से हम निर्णयों में सटीकता व धैर्य बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमानदारी। इसका मतलब होता है सत्य बोलना, अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। ठीक है, हम कुछ भी गलत ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। ईमानदारी से रिश्तों में विश्वास बनता है, समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज में हमारी एक अच्छी पहचान बनती है, हम समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जब हम ईमानदार होते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति को आत्मसम्मान व शांति की भावना भी देता है। नेक्स्ट आता है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता जो है यह एक उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता व निरंतर प्रयास करने का मानसिक स्थिति है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कुछ करने का बार बार प्रयास कर रहा है तो हम बोलेंगे कि तुम इतने प्रतिबद्ध कैसे हो इस कार्य के लिए। ठीक है, तो प्रतिबद्धता का मतलब होता है कि हम किसी कार्य के प्रति निरंतर प्रयास करें, किसी चीज़ के लिए हम निरंतर प्रयास करें। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति है अगर उसका लक्ष्य है कि वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने एंड वो इसके लिए लगातार प्रयास करता जा रहा है, लगातार एग्ज़ाम देते जा रहा है, कई अटैम्प्ट्स वो दे चुका है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है इस कार्य के लिए। तो जब हम किसी कार्य के लिए लगातार प्रयास करते हैं तो जो हमारी मानसिक स्थिति होती है उसी को प्रतिबद्धता कहा जाता है। ठीक है, कि हम किसी चीज़ के लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। प्रतिबद्धता हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती है कि हम निरंतर प्रयास करें, निरंतर हम इस चीज़ के लिए अपनी मेहनत करते रहे कि हमको ये लक्ष्य
जो है ये प्राप्त करना है। चाहे मार्ग में कोई भी कठिनाई आए, हम रुके ना, हम निरंतर प्रयास करते रहे तो हम बोलेंगे कि हम प्रतिबद्ध है। ठीक है, यह सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक धैर्य व दृढ़ता भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रचनात्मकता। यह नई व अद्वितीय विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है। रचनात्मकता से हम समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका समाधान खोजते हैं। यह विकास, नवाचार व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इन चारों गुणों को संतुलित करके व्यक्ति जो है वो मानसिक, सामाजिक व पेशेवर रूप से प्रगति कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्य जीवन संतुलन मतलब वर्क लाइफ बैलेंस क्यों महत्वपूर्ण है। तो कार्य जीवन संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। कार्य जीवन संतुलन मतलब कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस में बनाकर चले। ठीक है, हम अपने कार्य को तथा अपने जीवन को संतुलित करते रहे। इससे क्या होगा, हमारा जो शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। हमारे ऊपर किसी तरीके का बर्डन या दबाव नहीं आएगा कि हमको कोई कार्य करना ही है। ठीक है, हम जब कार्य जीवन संतुलन को लेकर चलेंगे तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब काम व व्यक्तिगत जीवन में संतुलन होता है तो तनाव कम होता है, जिससे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निरंतर काम करने से होने वाला तनाव, थकावट, नींद की कमी जैसी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, सामाजिक व पारिवारिक रिश्तों में सुधार आता है। कार्य जीवन संतुलन से व्यक्ति को परिवार व दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलता है, जो उसके रिश्तों को मजबूत करता है तथा भावनात्मक समर्थन उसको प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा जब व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है, संतुलित रूप से अपना कार्य करता है तो वह अधिक प्रेरित व ऊर्जावान भी महसूस करता है। ठीक है, इसका परिणाम बेहतर कार्य प्रदर्शन व अधिक प्रभावी निर्णयों के रूप में सामने आता है। जब व्यक्ति संतुलित जीवन जिए, संतुलित रूप से कार्य करे तथा कार्य व जीवन के संतुलन को बनाकर चले तो व्यक्ति जब वो बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाता है तथा अधिक प्रभावी निर्णय वो ले पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वयं की देखभाल करना। संतुलन का मतलब सिर्फ काम व परिवार से ही नहीं है बल्कि खुद के लिए समय निकालना भी संतुलन है। ठीक है, व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य है जैसे कि फिटनेस, ध्यान, शौक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। व्यक्ति की जो हॉबीज़ है, व्यक्ति अपनी हॉबीज़ को भी फुलफ़िल करे तो व्यक्ति को इन सब के लिए भी समय निकालना चाहिए। इससे वो खुद की भी देखभाल कर पाएगा। ठीक है, एंड ये तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति कार्य तथा जीवन में, निजी जीवन में संतुलन बनाकर चले। नेक्स्ट है दृढ़ता व स्थिरता। कार्य जीवन संतुलन से लंबे समय तक नौकरी में स्थिरता, संतुष्टि मिलती है जिससे कार्य में जलन या थकान की भावना कम होती है। यह व्यक्ति को संतुलित व समृद्ध बनाता है। ठीक है, इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छा होता है। इसलिए कार्य व व्यक्तिगत जीवन के बीच में उचित संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे न सिर्फ हमें पेशेवर सफलता मिलती है बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति तथा साझा मूल्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, संस्कृति व साझा मूल्य जो है ये समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये लोगों के व्यवहार, विश्वास तथा उनके सामाजिक संबंधों को आकार देते हैं। किसी क्षेत्र में जिस भी संस्कृति के लोग रहते हैं उनकी क्या भाषा है, क्या कला है, क्या रीति रिवाज या क्या धर्म वो फॉलो करते हैं, किस धर्म का वो अनुसरण करते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक संबंधों के निर्माण में। ठीक है, अब संस्कृति व साझा मूल्य जो है ये समाज पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। ये हम तब महसूस करेंगे जब हम अलग अलग संस्कृति तथा अलग अलग संस्कृति के लोगों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जानने की ज़रूरत है कि हमारे भारत में, क्योंकि आप जानते हैं विविधता है तो अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग जीवन शैली होती है। ऐसे में समाज में एकता व पहचान को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में सामाजिक संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। एंड लोगों के सामाजिक संबंध तब बेहतर होते हैं जब उनके साझा मूल्य होते हैं। साझा मूल्य का मतलब है कि बेशक संस्कृति अलग हो, बेशक धर्म अलग हो, बेशक जाति अलग हो, लेकिन कुछ मूल्य है जो कि सब में सेम हो।
कुछ ऐसे मूल्य जो कि हर धर्म में, हर जाति में, हर समुदाय में, हर संस्कृति में समान होते हैं। तो ऐसे जो मूल्य होते हैं उनको साझा मूल्य कहा जाता है। जैसे सम्मान, ईमानदारी, सहानुभूति, समानता, समाज में सहयोग, ठीक है। ये सब जो है ये हर धर्म, हर संस्कृति में बोली जाने वाली बातें हैं कि हमको ईमानदारी का पालन करना चाहिए, हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये कुछ साझा मूल्य होते हैं जो कि हर धर्म, हर संस्कृति हमें सिखाते हैं, ठीक है। जब लोग एक जैसे मूल्य व विश्वास रखते हैं तो इससे समाज में समरसता बढ़ती है, सहयोग बढ़ता है, समझ बढ़ती है, समाज का विकास होता है, व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन संतुलित होता है। इसके अलावा साझा संस्कृति तथा मूल्य समाज में सामाजिक न्याय, समावेशन तथा सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांतों को भी मजबूती से स्थापित करते हैं, ठीक है। इसलिए साझा मूल्यों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, साहित्य, सिनेमा, संगीत तथा मीडिया का नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें धर्म की, धर्म नैतिकता के मूल्यों को निर्धारित करता है, ठीक है। धार्मिक शिक्षाएं जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, प्रेम, दया, ये व्यक्ति को सही व गलत के बीच में अंतर समझाती है, जिससे व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, ठीक है। अलग अलग धर्म के सिद्धांतों से लोग अपने जीवन को नैतिक व सुसंस्कृत बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी धर्म हैं वो ऑलमोस्ट क्या सिखाते हैं, हमको नैतिक मूल्य सिखाते हैं कि हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों में इन नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य विचारों व भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है जो समाज की नैतिक चेतना को जागृत करती है, जगाती है। उपन्यास, कविता, नाटक समाज की कुरीतियों तथा नैतिक संकटों को उजागर करते हैं, जिससे पाठकों में नैतिक जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ती है, ठीक है। कुछ ऐसे उपन्यास, कुछ ऐसी कविताएं आपने देखी होगी जो कि समाज की बुराइयों, समाज की कुरीतियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है, ठीक है। तो ऐसे उपन्यास या कविताएं जो है ये क्या करती है, नैतिक जागरूकता को बढ़ाती है, संवेदनशीलता को बढ़ाती है, ठीक है। ऐसे जो साहित्य है ये समाज में सही व गलत के बीच अंतर समझाने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेमा। फिल्में समाज के मूल्य व नैतिकता को चित्रित करती है, क्योंकि लोग जो देखेंगे वो सीखेंगे। तो सिनेमा अगर ऐसी फिल्में बनाएगा जिसमें नैतिक मूल्य दिखाए जाएंगे तो लोगों के अंदर भी नैतिक मूल्यों का विकास होगा, ठीक है। वे अच्छे तथा बुरे के बीच संघर्ष कर पाएंगे तथा मानवीय भावनाओं व सामाजिक मुद्दों को लोग समझ पाएंगे। नैतिकता की दृष्टि से लोग मानवीय भावनाओं को समझ पाएंगे, सामाजिक मुद्दों को देख पाएंगे। तो इसीलिए सिनेमा का बहुत ही मुख्य भूमिका होती है नैतिकता को चित्रित करने में, ठीक है। एंड सिनेमा में जैसी फिल्में दिखाई जाती है ये भी काफ़ी हद तक दर्शकों के अंदर नैतिक निर्णयों तथा नैतिक मूल्यों को विकसित करने का कार्य करती है। कुछ फिल्में समाज के नैतिक पतन को उजागर कर देती है, जबकि कुछ फिल्में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है संगीत। संगीत भी एक शक्तिशाली माध्यम है जो कि व्यक्तियों तथा समाज में नैतिकता की भावना को जागृत करता है। गीतों में व्यक्त विचार, भावनाएं, सामाजिक मूल्य, ये सब नैतिक सिद्धांतों को संप्रेषित करती है, मतलब कि लोगों तक नैतिक सिद्धांत पहुंचाती हैं। जैसे कुछ संगीत, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कि हमको नैतिक मूल्यों से भर देते हैं, ठीक है। जैसे कुछ करुणामयी गीत होते हैं, ऐसे जो गीत होते हैं वो नैतिक सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। नैतिक सिद्धांत जैसे कि प्यार, समर्पण, संघर्ष, ठीक है। जैसे जब हम देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है एंड हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संगीत का प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर, ठीक है, हमारे मन पर। एंड संगीत जो है ये भी काफ़ी हद तक नैतिक मूल्यों को हमारे अंदर विकसित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया विशेषकर समाचार तथा सोशल मीडिया नैतिकता पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मीडिया समाज में घटनाओं व मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। यदि मीडिया सकारात्मक व नैतिक मुद्दों को बढ़ावा दे तो ये समाज में जागरूकता बढ़ाएगा, सुधार लेकर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीडिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है नैतिक मुद्दों को, नैतिकता भरे मुद्दों को बढ़ावा देने में, ठीक है। हालांकि कुछ नकारात्मक तथा भ्रामक जानकारी भी मीडिया के थ्रू फैल सकती है, जिससे समाज की नैतिकता प्रभावित हो सकती है।
तो इस तरीके से इसके दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। ठीक है, इन सभी माध्यमों का समाज पर नैतिक प्रभाव होता है तथा व्यक्तियों की सोच व समाज के सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक संस्कृति बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो अगर हम नैतिक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं तो हम कुछ मुख्य कदम उठा सकते हैं, जैसे शिक्षा में नैतिकता का समावेश किया जाए, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाए, विद्यार्थियों को सत्य, न्याय, अहिंसा, समानता, सम्मान जैसे मूल्य सिखाए जाए। ठीक है, तथा बच्चों को सही व गलत के बीच में अंतर समझाने में क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो सही व गलत के बीच अंतर कर पाएँ। समाज में संवाद को बढ़ाया जाए, समाज में खुले संवाद तथा विचार विमर्श की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, ताकि परिवार, समुदाय, संगठन ये आपस में नैतिकता से बातचीत कर सके। ठीक है, तथा अपना दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ साझा कर सके, एक दूसरे से सीख सके। नेक्स्ट आता है सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना। समाज के नेताओं, शिक्षकों तथा प्रसिद्ध व्यक्तित्व के लोग जो है वो भी क्या कर सकते हैं, नैतिकता को विकसित कर सकते हैं लोगों के मन में। ठीक है, क्योंकि जब हम समाज के प्रतिष्ठित नेताओं को, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोगों को देखेंगे तो हम भी उनके नैतिक मूल्य अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उनके जैसे बन पाए। तो इसलिए अगर हम सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें समाज में लोगों के सामने, तो जो लोग हैं वो इन व्यक्तियों के नैतिक मूल्यों को अपनाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग इनकी तरह बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा देना। सभी वर्गों के लिए हम समान अवसर तथा न्याय सुनिश्चित करें ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो, अत्याचार ना हो, असमानता ना हो। ठीक है, जिससे समाज में सहिष्णुता व समानता की भावना मजबूत हो सके। नेक्स्ट है संगठनों व मीडिया का नैतिक उत्तरदायित्व। मीडिया तथा अन्य संस्था जो है ये भी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करे अगर, तो इससे समाज में नैतिकता का विकास होगा तथा एक नैतिक समाज का निर्माण होगा। क्योंकि अगर मीडिया तथा अन्य संस्थाएं ही नैतिक नहीं होंगी, अगर ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में भी एक गलत संदेश जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया व अन्य संस्थाएं भी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करें ताकि लोग उनसे प्रेरित हो। ठीक है, वे ऐसी सामग्री प्रकाशित करें जो कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा दे, बजाय इसके कि वे नकारात्मकता, हिंसा या भ्रांति या अफवाह फैलाएं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मीडिया है वो सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है कानूनी उपायों का पालन। एक मजबूत कानूनी ढांचा होना चाहिए जो कि नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। समाज में अनुशासन तथा न्याय की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है समाज में समर्पण तथा सहानुभूति की भावना बढ़ाएं, जिससे लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, लोगों के अंदर सहानुभूति आएगी तो लोग दूसरों के दर्द को, तकलीफ को समझेंगे तथा मदद का हाथ बढ़ाएंगे। समाज के भले के लिए लोग काम करना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। एंड एक नैतिक समाज का निर्माण भी तभी हो पाएगा जब लोगों के अंदर सहानुभूति की भावना विकसित होगी। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सहानुभूति की भावना विकसित करने का। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियों तथा उत्सवों का आयोजन किया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियां एक संस्कृति के लोगों को करीब लाने का कार्य करेगी, जिससे लोगों के अंदर एकजुटता, एकता फैलेगी। ठीक है, समाज में नैतिकता व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे नाटक, चर्चा, उत्सव। ये लोगों को इन मूल्यों के प्रति जागरूक तथा प्रेरित करेंगे। इन कदमों से एक नैतिक व सशक्त समाज की नींव रखी जा सकती है तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने व व्यक्तित्व तथा सामूहिक उन्नति को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।